हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, है ना दोस्तों। तो आज आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग संपूर्ण 2021 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन सर, जो आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स ने देखा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना अपना सरकारी कॉलेज लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से करने से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस क्वेश्चंस को करिएगा तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये होने वाला है कि सबसे पहले आपको एक चीज़ पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ना, लेवल क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों उस एग्ज़ाम में किस तरीके से हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि अच्छा से अच्छा मार्क्स, अच्छा से अच्छा रैंक गेन कर सके, है ना। और जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ते हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पे दोस्तों डेली के 8 बजे आप सभी को डिफरेंट क्लासेस दी जाती है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर किसी एक सब्जेक्ट का क्लास होने वाला है। नहीं सर, आज 2021 का संपूर्ण सॉल्यूशन होने वाला है। जो आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन आते हैं, उन सभी 90 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन होगा? पहले हम लोग साइंस का देखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ सर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी सर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गणित, और फिर उसके बाद देखेंगे जीके, और सबसे अंतिम जो है आपका अंग्रेजी। यानी कि पांचों सब्जेक्ट का सवाल आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर ढंग से समझाते हुए बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि सर वीडियो ही स्पेशल है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक से टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं सर, टोटल लर्निंग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहां पे आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाएं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, क्लास का पीडीएफ, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको वहीं पे मिलेंगी। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ रिपीटेड होते हैं। जैसा कि 2021 का आप क्वेश्चन उठाइएगा, आपके पास तो 10 ईयर है ही, है ना, पिछले साल का। तो देखिएगा 2021 में भी कितना रिपीट किया है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं, तो एकदम अंतरात्मा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। चलिए पहला सवाल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है केमिस्ट्री का पहला सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना। ये सवाल दोस्तों 2020 में 12th में भी पूछा गया था, और 2021 में आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा गया है। कहता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में NH3 का ऑक्सीकरण कर NO के उत्पाद के लिए उत्प्रेरक क्या है। यानी दोस्तों अमोनियम का उपयोग करके, है ना, ऑक्सीडेशन करके दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था सर, है ना। नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए, है ना, और हैम्बर प्रोसेस द्वारा अमोनिया बनाने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा कैटलिस्ट का यूज होता है ना, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए ओस्टवाल्ड विधि में। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता था कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया गया नाइट्रिक अम्ल में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। इस तरीके के भी सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा सा घुमा करके, है ना। तो आज दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछा है, ताकि आप लोग अच्छे से आंसर बता सकें। ऑप्शन नंबर ए है Na निकिल, Cr2O3, Pt और V2O5। देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर बताएंगे। और जिनको पता है तो सही बात है सर, जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान सुनेंगे। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ध्यान रखेंगे जो कैटलिस्ट होगा वो होगा हमारा प्लेटिनम, यानी कि पेटी। प्लेटिनम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका 100% श्योर हो जाइए, करेक्ट होगा, ठीक है। और ये सब 2021 के स्टूडेंट्स ने एग्जाम में दिया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को उनको मिला है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों इसका आंसर जो होगा सटीक वाला। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है ना। देखिए वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है, देखिए इधर कण है और इधर आपका ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर ए लगाइए, है ना। ऑप्शन नंबर बी कहता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है 50 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या 50 एंगस्ट्रम बट उससे ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे कहता है 1 एंगस्ट्रम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आप लोग देखिए प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सबसे पहले सर एंगस्ट्रम के बारे में बात करते हैं। 1 एंगस्ट्रम बराबर मीटर में पहले कन्वर्ट करिए, मीटर में अच्छे से समझिएगा आप लोग, 10 के पावर -10 मीटर हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा वास्तविक कणों का विलयन का आकार कितना बड़ा होता है, तो यह दोस्तों 10 के पावर -9
मीटर से कम होता है। देखिए ये जिधर साइड मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, जिस साइड बंद रहता है वो छोटा होता है। तो वास्तविक विलयनों का आकार 10 के पावर -9 मीटर यानी नैनोमीटर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? -9 होने का मतलब नैनोमीटर। ठीक है, ये मापन वाला जब चैप्टर पढ़िएगा ना तो ये सब चीज़ क्लियर होगा, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर। ठीक है, तो बताइए अगर एक बढ़ जाता है, अगर मुँह इधर ही खुलल है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि नहीं होगा सर? 10 के पावर -9 से छोटा, 10 के पावर -10 से छोटा, तो बतवा बराबर है कि नहीं है? अप्रॉक्सीमेट आप लोग सही आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मारे हैं सही होगा। ऐसे जो होता है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 10 के पावर -9 मीटर से कम होता है। और यहाँ पे भी तो कहा 1 एंगस्ट्रम से कम होता है, खाली -10 का अंतर है ना, माइनस यानी 1/10 भाग का अंतर है ना। तो लेकिन आपको ऑप्शन के आधार पे तो टिक करना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का सही था। चलिए, तो अगला सवाल आप लोग देखेंगे दोस्तों, ये भी केमिस्ट्री का लाजवाब सा सवाल है। कहता है तुल्यांकी चालकता का यूनिट यानी कि दोस्तों इकाई क्या होता है, मात्रक क्या होता है? तो ये तो सवाल आपको याद करने लायक थे और आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा आपसे, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इक्विवेलेंस इनवर्स है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल आपके लिए लाते हैं, है ना। ये सब तो ये याद करने वाला चीज़ है। ये देखिए दोस्तों, ये याद करने वाला नहीं है, ये रिएक्शन है सर, अभिक्रिया है सर। कार्बन की अभिक्रिया हम लोग H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। बताइए क्या उत्पाद मिलेगा हमको, क्या बनेगा? सर रिएक्शन करेंगे ना। चलिए सर रिएक्शन कर रहे हैं, ये प्लस कर दीजिए, की के जगह पे प्लस कर दीजिए। रिएक्शन क्या होगा सर? सबसे पहले क्या करेगा, यह एस्टैब्लिश होगा, H2SO4 निकलेगा, SO2 अलग हो जाएगा और साथ में दोस्तों H2O, पानी बनाना निश्चित है सर, पानी बनाना निश्चित है। और सर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है ना निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए बचा हुआ कौन कौन सा है, देख लीजिए आपके ऑप्शन में जो दिख रहा है उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। आपके ऑप्शन में जो दिख रहा है, CO2 तो है सर, CO2 तो कोई में नहीं दिख रहा है। देखिए दूगो में CO2 दिख रहा है, बट SO2 है और जल बना लिया है, पानी तो बनाना ही बनाना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, CO2 और SO2 है ना, CO2 और SO2 है। आप बैलेंस भी कर सकते हैं, 4 गो ऑक्सीजन है, 2 और 2 4 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 सल्फर है। तो यहाँ से ये जो है ना ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है सर, अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे जल, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन होने के कारण एक और ऑक्सीजन बढ़ा लिया और जल बना लिया। ठीक है, ये इस तरीके से काम होता है। चलिए, तो इसी बात पे अगला सवाल आप लोग देखेंगे। ये देखिए सर, ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है, प्रीवियस में पूछा गया है और इस बार भी पूछ दिया था, है ना। जब मैं 2020 वाले को पढ़ा रहा था तो 2020 में भी ये सवाल मैंने कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, कांसा में 50% से अधिक कौन सा धातु यानी मेटल होता है? टीन होता है या फेरस होता है या मैग्नीशियम होता है या AlCl3 होता है? तो कांसा में ना कह रहा है, तो कांसा में कौन सा होता है दोस्तों? तो यहाँ पे तो हमारे ख्याल से कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लगता है ऑप्शन गलत टाइप हो गया है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कांसा में तो कॉपर होता है ना, कॉपर ना सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ना, 80% कॉपर होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर हो जाएगा, करेक्ट जानकारी रखिए सर, कॉपर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन एक लुईस अम्ल है ना, कौन एक लुईस अम्ल है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इस ऑप्शन को पूरा कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस होगा, NH3 होगा, ठीक है, OH माइनस होगा और Al3 होगा। ये पूरा आपका है, लगता है टाइपिंग को गलत हो गया है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ है। तो लुईस अम्ल के बारे में कह रहा है ना, तो लुईस अम्ल आप लोगों को पढ़ाया गया हो क्लास 12th में, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AlCl3। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये लुईस अम्ल है। अगर आपके ऑप्शन में दिखे तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल था। चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है सर लुईस अम्ल है? क्योंकि सर एल्युमिनियम में है ना खुला संयोजकता का कोष होता है, यानी खुला होता है। संयोजकता इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स खुला माध्यम में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का था आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु हैं। आइसोपेंटेन कह रहा है ना, आइसोपेंटेन में कितना होगा पता है सबको। द्वितीयक कार्बन मतलब समझिए, देखिए कोई आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग, ठीक है, और आइसो होना चाहिए। आइसो कहता है कि सब कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। और 2 डिग्री, द्वितीयक कार्बन का मतलब 2 डिग्री, यानी ऐसा कार्बन जहाँ पे 2 गो कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो, है ना। ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक और बॉन्ड बना दूँ तो इस कार्बन के बाद कहें तो एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, यानी ये वाला जो कार्बन है ना ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी द्वितीयक कार्बन है। तो इसी तरीके से सबसे पहले मेरे को आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए यहाँ से ये लेगा CH3, 4 गो बनाएगा यहाँ से बॉन्ड, देखिए यहाँ से ये 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक तो हाइड्रोजन ले लिया। अब ये देखिए CH2 हो जाएगा और यहाँ से ये बना लेगा CH3। तो अब बताइए इसमें 2 डिग्री कार्बन किए हुए हैं, बताइए आइसो है सर। आइसो कहता है चारों तरफ उसका टंगड़ी होना चाहिए, आइसो कहता है चारों तरफ टंगड़ी छितार दो, बस यही काम है सर। तो इधर भी टंगड़ी है, इधर भी टंगड़ी, इधर भी टंगड़ी है, जो बचा उसको हम लोग फैला दिए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 डिग्री, ये कार्बन को आप लोग देखिए, एक कार्बन इससे एक कार्बन इससे, यानी 2 कार्बन है, अभी तक से वो कार्बन मिला है। और कोई देखिए ये एक कार्बन देखिए, एगो इधर है और एगो इधर है, 2 गो मिल गया है, 2 गो अभी तक से कार्बन मिला है जो 2 डिग्री है। बाकी तो अब हमको नहीं दिख रहा है, ये इसको देखेंगे तो केवल इससे जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे केवल इससे जुड़ा हुआ है, इसको देखिएगा तो केवल इससे। 2 गो कार्बन हमको मिला है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 गो, कितना 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला कार्बन की संख्या कितनी, तो 2 गो, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है C2H5 COOG प्लस Br रिएक्शन कर रहा है सर किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो अब उत्पाद क्या होगा। तब यहाँ पे बताइए सर, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, Ag जो है ना वो Ag जो है ब्रोमीन से हट जाएगा, अपने स्थान से क्या करेगा, हट जाएगा सर, एकदम कन्फर्म है हट जाएगा। और ये क्या करेगा, देखिए क्या बनाएगा, सबसे पहले एगो 2 गो यहाँ पे है, तो सबसे पहले ये क्या काम करता है, CH3 बनाएगा, CH3, फिर क्या करेगा CH2 और Br तो जुड़ जाएगा, और एगो Br क्या करेगा, AgBr बना लेगा, और जो बचल कुचल है ना CO2 बना लेगा। देख लीजिए यहाँ से ये वाला निकल जाएगा और CO2 बना लेगा ये अपना, ठीक है। और एक बार इसके साथ, और ये अपने आप में जुड़ गया सर, और ये बॉन्ड इस तरीके से है। तो उत्पाद हमारे पास दिख रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं C2H5Ag, है ना, यही तो आंसर है। 2 गो कार्बन 5 गो हाइड्रोजन, 2 गो कार्बन 5 गो हाइड्रोजन, एगो Br, है ना, आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है रिएक्शन में होता कुछ ही है। आगे बढ़िए, ये देखिए अब हम लोग बायोलॉजी में एंट्री मार चुके हैं। 8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से 2021 में पूछे गए थे। अब दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का प्रयोग करता है। C4 प्रकाश संश्लेषी पथ का प्रयोग करता है, ये यूनिक सा सवाल था, आपके एग्जाम में पूछा गया वनस्पति विज्ञान से, है ना। वनस्पति विज्ञान आप लोगों को पढ़ना है, तो इसका याद रखिए दोस्तों, जो बाजरा है ना, ये जो बाजरा की खेती होती है, यह दोस्तों C4 प्रकाश संश्लेषण का पथ का प्रयोग करता है, बाजरा का पेड़, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसका आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो मैथ थोड़े ना हो रहा है कि आपको प्रोसेस समझा दिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब रटने वाला चीज़ है। फिजिक्स आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल होता है, मैथमेटिकल टर्म आ जाता है तो समझने वाला है, उसमें भी रटना पड़ता है। क्या रटना पड़ता है, रटने का मतलब, मेरा कहने का मतलब याद करना पड़ता है। उसमें क्या याद करना, फार्मूला याद रहेगा सर, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है। आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है। देखिए अब ये सवाल पूछा है, तो बताओ ये सवाल किसका काम है, मस्तिष्क का काम है ना जी। मस्तिष्क में ना, मस्तिष्क का काम ना है कि बताओ ये कौन सा कलर है, तो मस्तिष्क ना बताएगा कि लाल है, हरियर है, ब्लू है, नीला है ना, ये ना बताएगा। तो इसका कपार में कौन सा, तो अलग अलग ब्रांचेज होता है सर, अलग अलग ब्रांच होता है। कैसे हमारे यहाँ सर टीचर्स का काम है केवल पढ़ाना, कॉल वाला का काम है कॉल उठाना, है ना। टेक्निकल टीम का काम है कि आपके टेक्निकल टीम को संभालना, किसी को एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है तो वो टेक्निकल टीम संभालेगी। अगर कोई नया एडमिशन लेता है तो उसके लिए अलग टीम में बैठा हुआ है उसका हेल्प करने के लिए। तो इसी तरीके से मस्तिष्क में सर अनुकपाल खंड जो है वह रंग और आकार को प्रदर्शित करता है कि कैसा आकार है, गोला है या फिर चरखूट है ना,
इस तरीके से। ठीक है, आपको कैसे पता है कि सर ये वाला आकार है ना जो चरकूट है और ये वाला आकार सर्किल है, तो ये अनुकपाल खंड बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मनुष्यों में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों को कितने वर्गों में सम्मोहित किया गया, यानी कितने भागों में बांटा गया है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में, GMDE के भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 भाग में याद रखेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाए, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल को जब हम सांस वाला में क्षेत्र में प्रयोग करते हैं श्वसन भाग में, तब श्वसन का भागफल क्या होगा? 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 1 होगा। तो देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। जो भागफल होगा, RR का वैल्यू होगा, वह होगा दोस्तों 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करता है। किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करता है? लिपिड का, है ना, या फिर न्यूक्लिक अम्ल का, या फिर प्रोटीन का, या फिर पॉलीसेकेराइड का। देखिए तो जिसमें अंतःद्रवी जालिका होती है वह किसका सबसे बड़ी मात्रा में निर्माण करता है? तो आप सभी को पता है सर, ये कोशिका वाले चैप्टर से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए लिपिड का निर्माण करती है, लिपिड का। ठीक है, लिपिड का, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना। अगला सवाल दोस्तों कि मोम होता है, मोम क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे मोम क्या होता है। ठीक है, मोम याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है? मोम याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन है सर। मोम क्या है? हाइड्रोकार्बन है। बहुत जगह आपको एस्टर देखने को मिलेगा, बट नहीं, आप लोग कहीं पे भी सर्च करोगे देखोगे तो हाइड्रोकार्बन ही बताएगा मोम के बारे में। ठीक है, अब ये कौन सा मोम की बात कर रहा है? देखिए मोम 2 तरह से होते हैं। एक आपका मोम तेल के लिक्विड में आता है, ठीक है, जो कि एस्टर होता है, वसल, ये क्या होता है? वसा का एस्टर होता है। ठीक है, तेल वाला। एक होता है मोमबत्ती में जो मोम लगता है, वो हाइड्रोकार्बन होता है सर। देखिए 2 तरीके से होता है, अब इसमें ये क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से जो आंसर होगा वो डी होना चाहिए सर, अगर मोम के बारे में बात कर रहा है तो, मोमबत्ती वाला मोम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है कि कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? अमीबा, है ना, जियाड्रिया, यूग्लिना या साइकन। देखिए परजीवी प्रोटोजोआ कहता है, दूसरे पर निर्भर होना, है ना, तो यहाँ पे जियाड्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट का सही होगा। चलिए तो अगला सवाल आप लोगों में से कौन कौन स्टूडेंट बता सकते हैं, डीएनए में A+G = T+C की खोज किसने की थी, है ना। ये जो अनुवांशिकी वाला फॉर्मूला है दोस्तों, इसका खोज किसने न किया था? है ना, तो इसका आंसर आप लोगों में से सभी स्टूडेंट सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, चरगाफ ने किया था। किसने? चरगाफ ने। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है दोस्तों कि इनमें से पत्तियाँ भोजन व जल संग्रहण करती है। ऐसा कौन सा पेड़ का पत्ती है दोस्तों जो भोजन के साथ साथ, भोजन तो संग्रहण करना ही करना है पत्ती का, लेकिन इसमें जल भी संग्रहण करती है। तो आप सभी को पता है जल कहाँ पे संग्रहण करती है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, वह है नागफनी, है ना, नागफनी। ठीक है, नागफनी इसका आंसर होगा। ठीक है, जल संग्रहण यही करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 40 ग्राम एल्यूमिनियम की ऊष्मीय क्षमता क्या होगी। देखिए इसका सवाल का आंसर बहुत ही आसान है। देखिए आपको ब्रैकेट में विशिष्ट ऊष्मा दे दिया है, इस को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा से कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, है ना, ये दे दिया है सर, जिसका वैल्यू कितना है 0.2 कैलोरी, है ना, क्या है दोस्तों, कैलोरी ग्राम पर केल्विन, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, या और आपके ऑप्शन में एक चीज़ आप लोग कॉमन देख सकते हैं, सब जूल में है, लेकिन आपको यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो वही होगा,
उष्मीय क्षमता बराबर जितना वेट दिया उसके साथ और विशिष्ट ऊष्मा को गुना कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये कैलोरी है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 गुने क्या करेंगे, 0.2 इंटू 4.2 करेंगे। काम तो यही करेंगे, है ना। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, जब आप इसको गुना करते हैं, यहाँ 42, यहाँ 2, यहाँ 4, तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं दोस्तों। 42 गुने 8, 8 दूना का 16, 8 चौको 32, 33, है ना। नीचे में 10 है तो पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों इतना आंसर आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये जूल पर डिग्री सेल्सियस आएगा। देख सकते हैं ना आंसर कितना जल्दी आ गया सर, कोई टफ है। फॉर्मूला क्या था, उष्मीय क्षमता। उष्मीय क्षमता क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट गुने जिस तत्व का हमको निकालना है उष्मीय क्षमता उसका मास, है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने स्पेसिफिक हीट, बस। और स्पेसिफिक हीट में ये चीज़ कॉमन आप लोग ध्यान देंगे। एसआई यूनिट में बार बार अपने क्लासेस में बोलता हूँ कि एसआई यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन टफ बनाया जा सकता है या तो एसआई यूनिट से या फिर आपको 2-3 फॉर्मूले का एक ही क्वेश्चन में यूज, 2 तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आपके एग्जाम में रिपीटेड है, हूबहू रिपीटेड है। 2 ध्वनि तरंगों का मध्य का कालांतर दिया हुआ और पथांतर पूछ रहा है। तो कालांतर का फॉर्मूला, पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पथांतर का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ पर से याद रखेंगे 2 पाई बाई ठीक है लेमडा इंटू कालांतर। कालांतर कितना है सर, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/3। यहाँ पर से क्या हो गया, फॉर्मूले यहाँ पर से क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू π/3, ये फार्मूला होगा सर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा और 3 दूना का 6, λ/6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, λ/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़। पथांतर कभी हो सकता है आपसे कलांतर पूछे, पथांतर का वैल्यू दे दे कलांतर, तो इसको उलट दीजिएगा, क्या करिएगा, इसको उलट दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। केवल यही मान को उलटना है और बाकी जितना डिग्री दे ले रहे उससे गुना करना है केवल, बस। जैसे यहाँ पे 60 था, π/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल था जो 2021 में रिपीट किया है। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए उच्चतम होगी, तो किस प्रकाश के लिए होगी, तो वह लाल के लिए होगी। किसके लिए होगी, लाल के लिए होगी। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल था जो कि रिपीट किया था, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल जो है आपके एग्जाम में 12th वाले तो बच्चे तो एकदम इसको तो रटे हुए रहते हैं सर। कहता है श्रेणी क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए तथा फिर समानांतर क्रम में जोड़े गए, इसके सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्रतिरोध का सबसे अधिक मान कौन देगा, तो सीरीज वाला देगा, और सबसे कम मान कौन देगा, तो पैरेलल वाला देगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमको सीरीज बटा में पैरेलल करना है। अब सर एक ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन सीरीज कैसे निकाले और पैरेलल का मान कैसे निकाले, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, केवल एगो एन देले है। एन क्या दिया हुआ है, तो मान लो कितना है, एन टर्म है, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब लेकिन एक और चीज़ का है, समान प्रतिरोध है, यानी अगर एक प्रतिरोध, अगर एगो कोई प्रतिरोध उठाते हैं, रेसिस्टेंस उठाते हैं, तो इसका मान अगर 5 ओम है, तो जितना भी सीरीज में इसके साथ एन को जुड़ा हुआ है ना, यानी 10,000, 20,000, 30,000 इन्फिनिटिव, है ना, तो जितना होगा 5 एगो को ले लिए तो सब के सब 5 होगा। अगर मैं एगो को आर ले लेता हूँ तो सब के सब आर होगा। तो बताना यहाँ पर से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आर एस करेंगे तो एन इंटू आर होगा, एन इंटू आर होगा ना। अगर दोस्तों पैरेलल में करेंगे तो आर बाई एन होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, और ये हमारा फाइनल आंसर एन स्क्वायर होगा। आप विश्वास नहीं तो आप निकाल लेना, ठीक है। प्रतिरोध का मान आर रखना और नंबर ऑफ टर्म एन है, एन बाई आर होगा, आरपी का वैल्यू 1/rp का वैल्यू आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन का है आरपी ना चाहिए, तो इसको उलटिएगा तो r/n होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर वाला ऊपर वाले से काट दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इसके साथ, ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो एन स्क्वायर हो गया। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देख सकते हैं, एन स्क्वायर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है
पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है, बताएंगे। देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको उपग्रह के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता रहेगा तब ना ये वाला सॉल्व होगा। यार गजब आप लोग भी करते हो। लाइक और शेयर दबा के करना है, ठीक है ना। जितना संघर्ष करोगे ना, जितना बड़ा संघर्ष आपका उतनी बड़ी सफलता, समझ में आ रहा है। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। तो जितना बड़ा सफलता लेना है तो उतना बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर बड़ा करना आपने ठाना है, अगर कुछ बड़ा पाना आपने ठाना है तो कुछ चुकाना आप ही को पड़ेगा, ना कि दूसरा कोई चुकाएगा, ठीक है। आप ही को ही चुकाना पड़ेगा सर। तो चुकाना तो पड़ेगा और समय को पूरा देना पड़ेगा पढ़ाई पे। तो देख सकते हैं फार्मूला बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों, ईके का फार्मूला यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आप सभी को, ठीक है। जी एम कैपिटल एम है और ये छोटकी एम है। M1 M2 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 2R है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, है ना, स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, तो यहाँ पर से फॉर्मूला भी वही होगा, G_M1 और M2 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा फार्मूला। अब कहता है गतिज ऊर्जा ऊपर में, ये नीचे में, है ना। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से कितना का अंतर हो रहा है, रेशियो किसका किसका हो रहा है। तो उलट देंगे इसको। ये जब डिवाइड में होगा सर, तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कटेगा, है ना। गुणे ये उल्टा हो जाएगा ना। ये देखिए यहाँ पे इसके साथ माइनस में भी रहेगा। ये माइनस सर क्या सूचित करता है मालूम है, ये माइनस सूचित करता है कि ये विरोधी पार्टी में उल्टा लग रहा है। तो इसीलिए इस माइनस के चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हटेगा और सेम का सेम लिखा जाएगा, M1 M2। यहाँ से ये पूरा खत्म, ये से ये खत्म, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1/2। ये माइनस होता है सर, यहाँ पे फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्लियर होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक कण विराम अवस्था से आरंभ करता है जिसका त्वरण इतना दिया हुआ है, 3 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा। हमको दिया हुआ है क्या, u का वैल्यू 0 दिया हुआ है ना, a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है और t का वैल्यू 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। बताओ, ये सब सवाल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा सर, एकदम बनेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर से एक चीज़ लगा सकते हैं, s बराबर u × t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा, बचेगा ए वाला, ए का जगह पे भर दो ना 4/3। तो डायरेक्ट हम लिख दें, एस के जगह पे क्या लिखेंगे, है ना, 1/2 × 4/3, है ना, आई इंटू समय कितना है, समय कितना है सर, 3 × 3, 3 से 3 काट दीजिए, ये 2 से 2 काट दीजिए, 3 दूना का 6। यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ जाएगा ना, 3 दूना का 6। दूरी तो ही निकालना है, बस सिंपल सा तो था। एगो कण है विराम अवस्था में चल रहा है, यानी विराम अवस्था से चलना स्टार्ट किया, यानी वो पहले 0 था, उसका चाल क्या था, 0 था, यानी u बराबर 0। तो आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 2 पिंड द्रव्यमान m और 4m है, तो इसका गतिज ऊर्जा बराबर है, तो रेखीय संवेग क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, संवेग न पूछ रहा है, संवेग के फॉर्मूला में आपको एक फार्मूला जानना होगा। क्या है फार्मूला, तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, p²/2m, ये फार्मूला होता है सर। अब p का मतलब होता है संवेग, हमको क्या पूछ रहा है, संवेग, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ये भागा में ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं करिए, ई के दोनों में बराबर है ना, P1 कर दीजिए और एगो के जगह पे K1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से अब क्या करते हैं, EK2 कर देते हैं, P2 का स्क्वायर और बट्टा में 4m है ना, तो m के जगह पे 4m रखेंगे तो 8m हो जाएगा। अब दोनों का मान बराबर कर दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में, क्योंकि EK यहाँ लिख दिया, गतिज ऊर्जा बराबर है, EK1 और EK2 बराबर है, तो सो इसीलिए P1² बट्टा में P2² बराबर, बोलिएगा क्या मालूम है, डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा m बट्टा में
m बटा में 4m बोलिएगा, m से m भी कट जाएगा, है ना। यहाँ पर से अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 यानी कि 1:2 डायरेक्टली आंसर आएगा, क्योंकि हमको संवेग केवल का है, न कि संवेग का स्क्वायर। तो स्क्वायर को दोनों को ऊपर भेजेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ उल्टा भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अगर उलट पुलट हो जाता है तो ये भी आंसर आ सकता है आपका, और ये भी सही है। तो ऐसा गलत नहीं करना है। आपको संवेग का अनुपात का है तो हम लोग पहिलका के ना ऊपर रखेंगे, दूसरका के नीचे रखेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों कहता है पानी का संपीड़न दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, पूछ रहा कितना कमी आयतन होगा जबकि प्रेशर इतना है। तो संपीड़न डायरेक्टली फॉर्मूला होता है दोस्तों, संपीड़न बराबर, है ना, संपीड़न डायरेक्ट लिख रहे हैं, संपीड़न बराबर डेल्टा वी यानी कि जो आंशिक आयतन है वो, और बटा में पूरा आयतन P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 100, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, है ना। तो कितना हो गया 4 हो गया। इधर क्या बचेगा दोस्तों 4 इंटू 10⁻⁻1, है ना, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकाल रहे थे, है ना, कमी यानी आयतन ही ना निकाल रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना बचेगा फाइनली डेल्टा वी का वैल्यू, और डेल्टा वी का वैल्यू ऐसे को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.4 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के साथ आएगा, क्योंकि आयतन का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को करते हैं, इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 देख सकते हैं। कहता है हिंदी का प्रश्न आ गया दोस्तों, कहता है कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है, कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आकर, ऑप्शन नंबर बी है डंठल, ऑप्शन नंबर सी है डंक, और ऑप्शन नंबर डी है ओढ़। तो इसका जो सही वाला आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा आकर। आकर क्या है दोस्तों एक स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है, यह क्या है एक स्त्रीलिंग वर्ड है। अगर आप अपने देखिए कहता है ना अपने आप पर बहुत अधिक अभिमान करना आकर कहलाती है ना, आकर कहलाती है। तो कहलाती है ना, डेफिनेशन किसका हो रहा है आकर का हो रहा है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो आकर काम कर रहा है लेकिन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हमें शब्द में कौन सा कारक है। देखिए ये जो हमें वर्ड लिखा गया दोस्तों ये इसमें कौन सा कारक कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर है कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है आपादान, ऑप्शन नंबर सी है कर्म, ऑप्शन नंबर डी है संप्रदान। तो देखिए इसका आंसर जो सही वाला होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अगर आप हमें शब्द का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वह को के अर्थ में यूज देता है। कर्ता ने कर्म को कर्म का चिन्ह है, कर्म का को चिन्ह है। और जैसे मैं बोलूँ हमें ना यह काम करना चाहिए, यानी कि हम लोगों को यह काम करना चाहिए। 5 आदमी बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं हमें ना यह काम कर लेना चाहिए, यानी कि हम लोगों को यह काम कंप्लीट कर लेना चाहिए को के अर्थ में, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्तों किसमें तद्धित प्रत्यय है, किसमें तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर है नयन, ऑप्शन नंबर बी है गाने वाला, ऑप्शन नंबर सी मानवता, और ऑप्शन नंबर डी है वेदना। तो देखिए ये सब सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए और आप लोग को देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो टफ है, और क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा ना बउआ, सब आसान रहेगा तो मतलब एग्जाम देने का क्या कंडीशन है ना, तैयारी करने का क्या मतलब। तो कुछ आसान लेवल रहते हैं, कुछ हल्के रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं। तो वही सब सवाल है आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये मीडियम लेवल में सवाल आता है, ये सबसे बस सबके बस की बात नहीं है। जब आप प्रत्यय पढ़िएगा तो प्रत्यय के भाग को पढ़िएगा तब जाकर के एक सवाल बनेगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव जोड़ता। इसको अगर आप विग्रह करते हैं तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा मानव जोड़ता कहेंगे। यहाँ पे ये प्रत्यय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा विशेषण सर्वनाम के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो वह कौन सा प्रत्यय का भाग कहलाता है, तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। क्रिया और धातु के साथ जुड़ता है तो उसको अलग प्रत्यय कहते हैं, कृतंत प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इनमें से कौन सा विशेषण है, बता सकते हैं इनमें से कौन सा विशेषण है। देखिए अगर आप जिस शब्द का यूज करके किसी की विशेषता बता दे रहे हैं तो वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। आप लेकिन इन तीनों में से किसी का भी आप देखिए उठाइए विशेषण बना के दिखाइए, नहीं बनेगा सर। किसी वस्तु की विशेषता बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अंकित खुद एक में अपने आप में विशेषता है, अंकित खुद अपने आप में विशेषता है। चलिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। देखिए ये लाजवाब सा सवाल है, मैंने अव्ययी भाव समास के लिए बताया था। आ आगे में रहे यानी उपसर्ग में आ, प्रति,
भर, ये सब लगा रहे ना तो आप डायरेक्ट क्या करना, उसको अव्ययी भाव समास मार देना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, आ वाला आया हुआ है आज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ सवाल इजी है, कुछ सवाल टफ है, कुछ सवाल मीडियम है, तो आपको हर तरह के सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। कौन यहाँ पे दोस्तों अनुपम का पर्यायवाची नहीं है? देखिए तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को पता है ना। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए सभी स्टूडेंट, तस्कर है। तस्कर का अर्थ क्या होता है? तस्कर मतलब होता है जो तस्करी करता है, गैर कानूनी काम करता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे अनुपम का पर्यायवाची कैसे हो गया? नहीं ना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल भी देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, बताइए। यहाँ पे दोस्तों नतीजा जो है ना वो अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। इच्छा, आशा, आवश्यकता ये उसका अर्थ है, उसका पर्यायवाची शब्द है कह सकते हैं, लेकिन नतीजा उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है उन्नति शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा? ठीक है, आपसे कभी कभी सही और गलत शब्द भी चुनने के लिए कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, अवनति जो है ना यह उसका विपरीतार्थक शब्द है यानी उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है, ठीक है, अवनति। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है दोस्तों अकल की दुम का अर्थ है। अकल की दुम का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे दोस्तों अकल की दुम क्या है? मुहावरा है और आपके एग्जाम में पूछा गया। अपने आप को बड़ा होशियार समझने वाला, सीधा साधा, मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा अपने को बड़ा समझने वाला। क्या दोस्तों? अपने को बड़ा समझने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अकल की दुम। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 कहता है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी इसमें से दोस्तों जो तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट को पता है, राम की शक्ति पूजा यह तुलसीदास की नहीं। बाकी दोस्तों दोहावली, विनय पात्रिका, रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों स्मृति की रेखाएं यह किन की रचना? देखिए आप लोग जब तक नहीं पढ़िएगा रचना एवं रचनाकार तो कैसे ये सब क्वेश्चन बनेगा। दुद्दू को क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछ दिया। तो महादेवी वर्मा इसके रचनाकार है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। प्रेमचंद का भी फेमस है पंच परमेश्वर जो 12th में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दोस्तों कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे, मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ क्या है? ये जो फेर लिखा गया है इसका अर्थ क्या है? घुमाना, दोबारा, अंतर या कब? देखिए कर का मन का डारी दे, मन का फेर, आखिर में फेर का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों घुमाना, यानी कि घुमाना जो होता है ना यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध रूप से लिखा गया है जिसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है? तो यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से जो आंसर गलत टाइप से लिखा गया है कौन है? वह है दोस्तों अनाथिनो, है ना, अनाथिनो। ये गायिका भी सही है, प्रेसी भी सही है, सृष्टि भी सही है। तो गलती तो कोई एक होगा तो ऑप्शन नंबर ए वाले को आप टिक कर सकते हैं। गायिका भी सेम इसी तरीके से है, प्रेसी भी सही लिखा हुआ है, सृष्टि भी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। शुद्ध वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? शुद्ध वर्ड, तो यहाँ पे दोस्तों है ना शुद्ध वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक जो है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कौन एक जातिवाचक संज्ञा है? कौन एक जातिवाचक संज्ञा है? गंगा, गर्मी, दल या ढंग? तो याद रखना है दोस्तों गंगा, गर्मी और गर्मी तो एक पहले ही पार्टिकुलर ऋतु का नाम है सर। ये क्या सर? ऋतु का नाम है और किसी खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पहले ही मैंने बताया व्यक्तिवाचक। गंगा खुद एक व्यक्तिवाचक है, दल एक समूहवाचक है, तो बचलखुन कौन? ढंग, है ना, ढग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठग लिखना चाहिए था, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डग, डग, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग गणित के सवाल को करते हैं जो कि आसान तरीके से पूरा कॉन्सेप्चुअल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 41 नंबर सवाल कहता है
ए, बी और सी एक काम को दोस्तों 24, 5 और 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 5 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। ठीक है, वह एक काम को इतना दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है अगर तीनों कोई साथ में काम करे तो वह कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, है ना, सवाल यही है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्या करिए, ए का एक दिन का काम निकालिए। यह एक काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है वह एक दिन में 1/24 काम करेगा। बी उसी तरीके से एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। सी कितना कितना काम करेगा एक दिन में, 1/12 करेगा। हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को एक साथ अब काम करवा रहे हैं। एक दिन का काम कितना, देखिए आप लोग को मैं ये बट्टा में करने का मतलब, ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, आपको काम बता रहा है। यानी कि एक काम को कितना दिन में, 24 दिन में, एक काम को 5 दिन में। अगर ऊपर में दू रहता है ना तो यानी दू काम को 24 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा अगर एक काम को कंप्लीट करना है तो आपको ऊपर में एक दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ए प्लस बी और प्लस सी, है ना। अब तीनों को जोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से एलसीएम आगे लीजिएगा 120 हो जाएगा, और 24 पचे 20 से प्लस 24 प्लस 10, इसका आंसर कितना हो जाएगा 39/120। इतना काम है सर, ठीक है, इतना हमारा क्या है, काम है। हमको तो क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, उलट दे रहे हैं, है ना। अगर एक दिन का काम निकालना है, यहाँ देखिए एक दिन का काम निकालना था तो क्या कर रहे थे, इसको उल्टा कर रहे थे। देखिए ए उसी काम एक दिन को कितना दिन में, ए एक काम को कितना दिन में कर रहा था, 24 दिन में, है ना। तो एक दिन का काम 1/24 यानी उसको उल्टा कर रहे हैं। आज देखिए एक दिन का काम 39/20 है, तो सर 39/120 है, तो बता सकते हैं आप लोग ए प्लस बी एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। एक काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 120/39, 120/39। आप लोग काट दीजिए, मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, है ना। 4 × 12 यानी 40 और 13 × 39, ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये देखिए 13 × 39 41 यानी कि 40/13 आंसर ऑप्शन नंबर डी। इतना दिन में कंप्लीट करेगा, आंसर तो ऐसा सिंपल। जितना दिया हो रहा है ना, ये एक काम का दिन दिया हो रहता है, उसको अगर तीनों को साथ में कहेगा, तीनों को जोड़ दीजिए उल्टा करके और फिर उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एक बंदर एक पोल पर 1 मिनट के अंतर पर 6 मीटर चढ़ता है। देखिए समझाते हैं, एगो पोल है, ठीक है, ये हमारा कोई पोल है, ठीक है। कितना मीटर इसका लंबाई है, इसका मीटर है 60 मीटर, यह पोल लंबा है, ठीक है। अब सर कहता है ना कि 1 मिनट जैसी हुआ बंदर 6 मीटर पहुंच जाता है। 1 मिनट में बंदर 6 मीटर, और दूसरा मिनट जैसी दूसरा मिनट हुआ घसक के कितना घसक जाता है, 3 मीटर घसक जाता है, यानी कि 3 मीटर पे आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3 मीटर। यानी एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, एक मरते 6 चढ़ेगा और अगला मिनट में 3 उतरेगा, यानी कि 2 मिनट में बंदर 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है। और एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे, समझिए, अगर ऐसा कहेगा ना कि चढ़े और उतर जाए अगला मिनट में, या चले फिर पीछे आ जाए, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या करिए, आपका कितना मीटर लंबा है, 60 मीटर में से जितना है ना 6 को घटा दीजिए, क्योंकि हमको 1 मिनट में 6 जा रहा है, आगे जा रहा है, तो बस वही लिख दिए। क्या हो जाएगा 54। अब क्या करिए आप लोग 54 मीटर पे निकाल दीजिए। सर देखिए 54 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा, 54 मीटर चढ़ने में समय कितना लेगा, समय बताइए, चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करिएगा सर, आप लोग क्या करिएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ना। 1 मिनट में 3/2 मीटर चढ़ेगा, तो 54 मिनट में 54 × 3/2, यानी कि ये कितना बार में कट जाएगा,
ये कट जाएगा सर 36 बार में। देखिए 36 मिनट में यह दोस्तों 54 मीटर चढ़ेगा। और देखिए 6 मीटर हमने माइनस किया था सर, 6 मीटर का है, बहुत सारे सर 6 मीटर का है माइनस किए। देखो बउआ 54 मीटर, देखो 54 मीटर तो चढ़ेगा बंदर 54 मीटर चढ़ेगा 2 मीटर के अंतराल पे, 2 मिनट में एक बार चढ़ेगा, एक बार उतरेगा, एक बार चढ़ेगा, एक बार उतरेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों 54 मीटर पे आएगा तो उसका 1 मिनट जैसी होगा वो चढ़ जाएगा ऊपर फुतंगी पे, और अगला मिनट आएगा तब ना उतरेगा। तो सर हमको तो क्वेश्चन कहा कि फुतंगी पे चढ़ाना है, चढ़ा तो दिए, अब अगला मिनट के कौची की ज़रूरत है, अगला मिनट की ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसीलिए दोस्तों वह 6 मीटर घटा दिए, तो इसीलिए 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग रंग सकते हैं। ठीक है, 36 और 1 37 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 के बाद हम लोग अब 43 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 43 कहता है ना दोस्तों, बहुत आसान है। 43 एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है जिसका भुजा 25 मीटर है, तो वर्ग की भुजा बताइए। उस वर्ग की भुजा देखिए देखिए यहाँ पे 2 गो स्क्वायर है, 2 गो, एगो S1 स्क्वायर है एंड एगो S2 स्क्वायर है। ठीक है, तो S1 का हो जाएगा एरिया 1 बराबर है सर 4 गुने एरिया 2 के, दूसरका के। अब सर 4 गुना जो है ना उसी का, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला सर भुजा स्क्वायर होता है। ये हमारा भुजा है, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। ये A1 हो जाएगा पहिलका वाला के लिए, ये A2 हो जाएगा दूसरका के लिए। हम लोग को A1 निकालना है सर, भुजा का मान निकालना है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन कहा है ना कि 4 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक का मतलब जिसकी भुजा 625 है, 4 गुना अधिक है जिसकी भुजा 625, भुजा का वैल्यू कितना है 25 गुने 25 है ना। स्क्वायर को ही पट्टी भेज दीजिए। A1 का वैल्यू √25 गुणे 25। देखिए अभी और कर रहे हैं, 4 को तोड़ दे रहे हैं 2, ई एगो बाहर हो जाएगा और एगो ई बाहर हो जाएगा, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुने 2 यानी 50 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर सकते हैं, 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन का है ना कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 2 गो वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है ना, बराबर है, जो कि 4 गुना के बाद बराबर है। कितना गुना के बाद, 4 गुना करने के बाद बराबर होता है जिसका भुजा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो बस आंसर आ गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 आप लोग देख सकते हैं। एक आदमी अपने मूलधन का 1/3 और 1/4 सरल ब्याज पर 7% और 8% की दर से बाकी 10% की दर से लगाता है। वार्षिक आय कितना है उसका 561 रुपये। तो मूलधन कितना रुपया होगा, मूलधन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, आसान भाषा में हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबका अलग अलग निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए P को मूलधन निकालना यानी P 1/3 है ना, क्या कि पहला 1/3 भाग हो रहा है, P का 1/3 भाग हो रहा है, कितना लगाया जा रहा है 7% लगाया जा रहा है, यानी कि 7/100 प्लस क्योंकि आय है ना सर उसका। अब 1/4 यानी P/4 यानी मूलधन का चौथा भाग लगाया जा रहा है 8% यानी कि 8/100। और बाकी जो है ना, बाकी कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा यहाँ पे लिख दें, बाकी कितना हो जाएगा, 1 में से 1/3 घटाओ और 1/4 भी घटा दो, जो बचेगा उसमें P से गुना करो और उसका 10% 10/100 बराबर किसके होगा 561 के बराबर होगा। आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं फिर भी हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं। एक बार और स्टेप लिख रहे हैं, देख लीजिए 300 नीचे हो जाएगा प्लस यहाँ से काट दीजिए ना 2 बार में है ना, P/50 क्योंकि ये 2 टाइम से ये कट जाएगा 50 मरते में है ना, फिर प्लस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 ख़त्म कर देगा। ठीक है, बचेगा 1/10 1/10। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम ले लेते हैं। 12 -
4 माइनस 3 है ना, यहाँ पर कितना 4 3 7, 7 3 10, यानी 5/12, 5/12, 5/12 गुने p/10 है ना। यहाँ से ये 1 टाइम्स ये 2, यानी कह सकते हैं ये 561 के बराबर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए सगरो, ये 300, ये 50, ये 12 दूना का 24, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो आएगा फाइनली 600 एलसीएम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि 7 दूना का 14p प्लस ये कितना बार में काटेगा, 12 बार में p प्लस फिर कितना बार में, ये 25 टाइम्स में p बराबर 661। आगे देखिए, और आगे भी हम लोग करेंगे इसको। तो यहाँ पर से अगर मैं ऊपर वाला जोड़ दूँ 51p बट्टे में 600 बराबर 561 होगा ना। हमको तो p का वैल्यू चाहिए, p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे। ठीक है, p का वैल्यू आ जाएगा 561 गुने कितना हो जाएगा, 51 बटे में गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा 600 और बटे में यहाँ पे 51 हो जाएगा। अब जो कैलकुलेट करके आएगा ना आपका, हम डायरेक्ट बता दें, यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा आपका 6600 आंसर आएगा। यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, कैलकुलेट करिए, जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहना है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल सब लोग को बन जाएगा है ना। घटाना क्या है दोस्तों, 71562 में दोस्तों क्या करना है, 40136 माइनस करेंगे पहले। ठीक है, फिर इसके बाद जो समथिंग आएगा है ना, या फिर आप ऐसे एक काम कर सकते हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो जितना भी माइनस वाला ना एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ से घटाइए कितना, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 63 1104 माइनस प्लस करो, यहाँ पर से डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, 74 + 99। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिएगा तो। ठीक है, तो दोस्तों इसका कितना आ जाएगा आपके सामने जब आप करिएगा तो 61977। और जब दोस्तों अब इसको क्या करिएगा आप, अब इसमें आपको घटाना है ना, तो आ जाएगा 3655 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कौन एक अभाज्य संख्या अंक नहीं है। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, आप लोग को शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब दिखने लगेगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा ना। चलिए, कहता है कौन एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 391 है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करा अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि यह दोस्तों इसका जब आप फैक्टर करोगे, इसको जब आप फैक्टर करोगे तो ये 2 अंक से पहले कटेगा। सबसे पहले 17 और 23, ये 17 को 23 से गुना कर दीजिए तो ये कट जाएगा, 23 को 17 से गुना कर दीजिए ये कट जाएगा, और 391 से और साथ में 1 से भी, तो यहाँ पे 4 को आ गया, यानी कि यह भाग हो सकता है, भाज्य हो सकता है इसीलिए। ठीक है, अगला सवाल आप लोग देखिए, ये सवाल तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1/4 इसको करना स्टार्ट करिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा, 8 एक 9/4 हो जाएगा है ना। तो इसको 3 के साथ जोड़ेंगे उल्टा करके 9/4 को। ठीक है,
तो 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 तिया 27 और 4 31 बटा में 9 हो जाएगा। अब 1 प्लस इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, यानी कि 9 बटा में 31 करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 31 और 9 कितना हो जाएगा? 40 बटा में 31 हो जाएगा। अब की क्या करना है दोस्तों? अब की लास्ट है 4 वाला टर्म को, अब 4 वाले टर्म को, तो 4 और माइनस ऊपर में 5 है, इसको तो उल्टा करवे करेंगे, 31 बटा में 40। अब हो गया आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 160 माइनस कितना हो जाएगा? 15 और 55, यानी कि आंसर आ जाएगा दोस्तों, नीचे में 40 रहेगा। ठीक है, नीचे में 40 रहेगा, यानी कि 5 बटा में जो आएगा 5 बटा में 40, यानी ई कटेगा 1 बार में, ई कटेगा 8 बार में, यानी 1/8 आंसर। 1/8 आंसर हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग बताइए। 1/8 आपका आंसर नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आप लोग ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है ना? सही ऑप्शन नंबर ए, मिलाइए ऑप्शन नंबर ए को। तो चलिए अगला सवाल दोस्तों, ये भी बहुत ही आसान है, ये भी कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रूट अंडर 0.289 है, ठीक है, और बटे में है 0.00121 है। पॉइंट हटाइए ना सबसे पहले, आप इसको चढ़ा सकते हैं, एक साथ कर दो, पूरे को एक साथ कर दो। ठीक है, 289 बटे में 100, 1000 इंटू, इसको उलट दीजिए, उलट दीजिएगा, के गो जीरो जाएगा? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। पहले जे गो अंक है ना, 0 के बाद 2 और 3 2 5, यानी कि 5 गो जीरो लगा दीजिए, और नीचे में बचल कतन 121। 3 गो से 3 गो उड़ा दीजिए, यहाँ पर से दोस्तों 17 गुणे 10 है ना, क्योंकि 100 का 10 हो जाएगा, 289 का 17 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 170 बटा में 11। अगर आप पूर्णांक में भी तोड़ेंगे तो आप लोगों का आंसर आ सकता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए, 170 बटा में 11 हम लोग का आंसर आ गया। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कहता है x का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। x का वैल्यू दिया हुआ और 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ज़रा हम लोग लिखना चाहेंगे 7 - 4 √3, इतना दिया हुआ है। देन हमसे पूछ रहा है 1/x का वैल्यू क्या होगा? 7 माइनस ये ना, 1/x का मतलब क्या सर? 1/x का मतलब फीलिंग क्या आ रहा है यहाँ पर से? मेरे ख्याल से तो इतना ही फीलिंग आना चाहिए सर। और आप लोगों को पता है रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो हर परिमेयकरण कर देंगे, विपरीत चिन्ह लगा करके हर परिमेयकरण कर देंगे, है ना? आ गया ना, 1/x का ही वैल्यू निकल रहा है। 7 - 4 √3 बट्टा में 7 का स्क्वायर 49 माइनस इधर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 तिये 48। है ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन लगता है कि फॉल्ट है क्या? क्वेश्चन पूछे हुए था, मालूम है, क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। x + 1/x का वैल्यू पूछे हुए था, ये वैल्यू पूछे हुए था, ठीक है। और यहाँ पर से वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पर से देखिए, अगर 1/x का भी वैल्यू पूछता तो हमारा इतना आंसर आ जाता, ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाता। अब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन जो कहा है ना 2021 वाला, ये कहा हमको याद है अभी भी। 7 - 4 √3 प्लस 7 - 4 √3, एगो प्लस करो, पूरे प्लस है क्योंकि x का वैल्यू तो, रुक जाओ, यहाँ ये माइनस है और ये हमारा जो है ना, ये हमारा प्लस आएगा। तो देखिए ये वाला ख़त्म हो गया। फाइनली आंसर 7 - 7 14, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइपिंग करने में मिस्टेक, ऑप्शन भी देख सकते हैं, डी हमारा मैच कर गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहा है कि एक बल्लेबाज 87 रन अपनी पारी में, है ना,
87 रन अपनी 17वीं पारी में बनाकर अपनी औसत से 3 बढ़ा देता है, यानी कि 16वीं पारी तक खेला वो बंदा, तब तक उसका औसत नहीं पता है कितना था, लेकिन अब जब जैसे ही 17वीं पारी पे बैटिंग करने के लिए गया तो उसने उस पारी में 17वीं पारी में 87 रन मारा और जो एवरेज था उसमें 3 बड़ा कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन करा कि 17वीं पारी का एवरेज रन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16वीं पारी का एवरेज रन क्या मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, एक्स लेट कर लिए सर। रन कितना हो गया, जो जेन्युइन रन है, ये एवरेज रन है लेकिन जेन्युइन रन कितना हो जाएगा, तो 16 गुने एक्स रन हो गया। देखिए अब 17वीं पारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था ना, 17वीं पारी में 87 रन अधिक बनाता है। तो 17वीं पारी यहाँ पे 16वीं पारी में 16 × x रन बनाया, जैसे ही 17वीं पारी खेला 87 रन अधिक बनाया और एवरेज जो था हमारा x के बराबर था। x का एवरेज में 3 अधिक कर देता है, क्वेश्चन ही कह दिया औसत 3 से बड़ा हो जाता है, यानी कि 3 अधिक कर देता है। कितना पारी खेल रहा था, तो वह 17वीं पारी खेल रहा था, इसीलिए 17 से भी डिवाइड कर दिए। अब फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद हमने x का वैल्यू लाया, कितना लाया 36। और सर आपसे कहा 17वीं पारी का औसत रन ना, 16वीं पारी तक x, 17वीं पारी के बाद x + 3, x का वैल्यू 36 अब +3 39 आंसर 39। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल थोड़ा सा सस्ता है ना, आसान भी कह सकते हैं। कहता है एक अंक है ना 36 से उतना ही अधिक है जितना कि 86 से कम। तो ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ना, मीडिएटर निकालिए। 36 से उतना ही अधिक है कि जितना कि 36 से कम। तो यहाँ से आप x उस संख्या को लेट कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि मीडिएटर दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना है। दोनों को जोड़िएगा तो 112/2 यानी कि 61 इसका आंसर हो जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ना यहाँ पे कि x और आयु, x की जो आयु है वह 3 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ से पहला इक्वेशन लिख रहे, x की आयु 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 - x, y के वर्तमान आयु के 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुनी का मतलब 3 × y। पहला इक्वेशन हो गया ना। दूसरा इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, इस समय z की जो आयु है वह y की आयु के 2 गुनी है। इक्वेशन नंबर 2 आगे पढ़िए। जो अब इसके अतिरिक्त z जो है वह x से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना। तो अब हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ से, x के जगह पे, सो इसीलिए अगर x के जगह पे हम क्या करना चाहें, z में वैल्यू पुट कर सकते हैं, एकदम पुट कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर मैं y के जगह पे ZY2 पुट कर सकता हूँ। अभी सब का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x के जगह पे इतना भर दो और y के जगह पे इतना। तो देखिए z कितना हो जाएगा, z प्लस कितना हो जाएगा, z प्लस 2 घटेगा 9 यहाँ रहेगा, है ना। मेरे ख्याल से इतना ही तो आंसर आना चाहिए जी, इतना ही भी आएगा भी, ठीक है, इतना आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 × z हो जाएगा। इसको पटी भेज देंगे, 2z + 9 = 3z, ठीक है, 3z। अब ये 2 जो जाएगा इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर से 2z तो हो गया सर, प्लस यहाँ पे 9 दूना का 18 भी होगा और यहाँ पे 3z भी होगा। अब यहाँ पर से अगर मैं z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप लोग z की वैल्यू करिएगा, ये 3 है, इसको ही पट्टी लाएंगे तो 3 में से 2 गया 1 होगा और यहाँ पे 18 आप सभी का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 18 वर्ष आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इतना था, सबका मान केवल हम पुट किए हैं और ये 2 भागा में ही पटी आया गुना में, तो ये दोनों के साथ गुना होगा, z के साथ भी और 9 के साथ भी। तो हमने क्या किया, 2z और 9 दूना का 18 बराबर, इधर कुछ नहीं तो केवल 3z बचा, तो 3z। अब z वाले को एक साइड कर दिए तो 3z, इसको ऊपर उठा के लेके चल गए, तो 3 में से 2 गया 1, केवल z बचा और 18 पहले से हो गया। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही आसान है ना। कहता है दोस्तों 10 के पावर 24
गुणे 10 के पावर -21। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ने का मतलब 24, माइनस है तो माइनस रह देंगे, कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, यानी सर 1000 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी देख लो, 1000 हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 64% बराबर है। तो प्रतिशत के जगह पे 100 लिख सकते हैं, काटिए इसको। 32 दूना का 64, 50 दूना का 25 दूना का 16 दूना का। अब आगे कटेगा नहीं कटेगा सर, यही फाइनल आंसर हमारा। अगर पूर्णांक में तो पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, यदि आपका आंसर मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए मैच करके देख सकते हो, आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, है ना। तो हेलो दोस्तों, आई एम आर्या विशाल बिफोर यू आई विल स्टार्ट यू इंग्लिश क्लास 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दिस इज़ एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज, यानी कि एंटोनिम का मतलब आप जानते ही होंगे कि विलोम शब्द होता है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज को आप लोग यहाँ पर आंसर क्या कर सकते हैं हमने। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में क्या होता है, लॉ। लॉ का मतलब कम, कोर्स का मतलब कम, सी का मतलब स्कैंटी होता है, स्कैंटी का मतलब होता है दरिद्र, रिस्की, रिस्की का मतलब आप लोग जानते हैं तो किसी काम को रिस्क लेना है, डेट इज कॉल्ड रिस्की। तो यहाँ पर इसका आपको एंटोनिम क्या होगा, प्रोफ्यूज का एंटोनिम। तो प्रोफ्यूज का जो एंटोनिम आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप लोग जानती होंगे क्या होगा, स्कैंटी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 57 है, द प्लूरल ऑफ रैली इज व्हाट। तो सबसे पहले आपको इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है कि यदि आपको बाई लगा रहा है और बाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट हो तो वो चेंज हो जाता है IES में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। RALLY नहीं होगा, RALLEIS डेट इज़ रॉन्ग, RALLYS ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी नंबर होगा, RALLIES परफेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आप लोग फार्मूला जान गए होंगे क्या इसका फार्मूला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो यहाँ पर गलत कौन है, तो चलिए इसको आंसर हम लोग जानते हैं, इसमें से गलत कौन है। सबसे पहला है ऑप्शन में कांसस कॉर्न, यानी कि कॉर्न का मतलब जो जानते होंगे अनाज होता है, कांसस कॉर्न। माई प्लांट फॉर 11, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। द डिकेड ऑफ, ये आपको प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको पायरेट्स स्केप, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो आपका अपस्ट्रॉफी एस एक में लगा है, एक है कि एस के बाद अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों डिजिट आ गया, सो डैट्स वाई ये जो है दोनों आपका रॉन्ग होगा। 2021 में दोनों का रॉन्ग बताया था, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, माई प्लान फॉर 11 भी सही हो सकता है और डिकेड भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि विच वन इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन में इट्स लंच टाइम, इट्स लंच टाइम ये आपका सिंपल रूल को फॉलो करता है। इट्स बीन अ लॉन्ग टर्म ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। इट्स बीन अ लॉन्ग टर्म ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करता है दोस्तों, फॉलो करता है। और इट्स अ सेम ये आपको सिंपल रूल को फॉलो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर जो है आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दोनों का सेम लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी और सी मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ इनकरेक्ट, विच इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका आता है ही इज़ अ क्लियर थिंकिंग पर्सन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ईज लगा, यानी कि सिंपल रोल को फॉलो करता है, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉन एडजेक्टिव। बी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, मोहन इज अ 5 years old, यानी कि मोहन 5 वर्ष का है। और यहाँ पर ये देखिए किसको फॉलो करता है, ही लाइक्स इंडिविजुअली रैप्ड चीज़, यानी कि वो क्या करता है, व्यक्तिगत चीज़ का मतलब आप लोग जानते हैं रैप करता है किसी चीज़ को। और मोहन इज अ 5 years old, यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस है जो एक ही टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक सेंटेंस जो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग सेंटेंस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो 60 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 61 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिजेंट मीन्स क्या होता है, इंडिजेंट का मतलब होता है क्या, इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब,
ठीक है ना। तो इंडिजेंट का आंसर क्या होगा, इनोसेंट होगा। इनोसेंट का मतलब निर्दोष, पुअर का मतलब आप लोग जानते हो गरीब होता है, हार्मलेस मतलब थका हुआ, डी का मतलब डाइंग, तो डाइंग का मतलब होता है मर जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो जान लीजिए। तो 61 जो है उसका करेक्ट आंसर पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर इसका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कहते हैं दोस्तों टुडे, यह जो है आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच विल वी कम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि टुडे जो है वो आपका डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट में आंसर क्या होगा। तो टुडे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टुडे होता है तो डेट डे होगा या एट प्रेजेंट होगा या येस्टरडे होगा या टुमारो होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है टुडे का होगा डेट डे, ठीक है ना। टुडे का डेट डे, अगर टू नाइट रहेगा तो क्या हो जाएगा डेट नाइट, अगर आपका दिस रहेगा तो डेट में चेंज होगा, अगर टुमारो रहेगा तो बिफोर डे स्टरडे हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसका आंसर को करेक्ट करते हैं। तो इसका कुछ रूल है जो आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर चलाया जा रहा कोर्स उसको भी ज्वाइन करके आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन है ही विल कम इन अ वीक, यानी कि वह एक सप्ताह में आएगा। ये जो है रिटन इन कौन से टेंस के रूल को ये फॉलो करता है, एग्जाम्पल दिया गया। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, नंबर बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर डी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विच इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका डी नंबर होगा। डी होगा या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, सॉरी ए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट को फॉलो करता है फ्यूचर टेंस के। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कोई चीज़ याद करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन ये चीज़ वाला एग्जाम्पल आप जरूर याद कीजिए, हमेशा पूछा गया है। जैसे 64 नंबर क्वेश्चन पूछा हु ईवर इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड, यानी कह रहा है कि हु ईवर एक ऐसा वर्ड है जो किस सर्वनाम के भेद को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूमरल का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 को शो करता है। रिलेटिव का मतलब जिससे संबंध बनाता है, दो शब्दों के बीच में एक संबंध बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। इंडेफिनिट का मतलब जो कि निश्चित हो। पर्सनल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, आई बी यू दे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का आप जितना जान सकें एग्जाम्पल जान लीजिएगा, क्योंकि एक ना दो को उठा के दे देगा, कह देगा कौन सा प्रोनाउन का भेद है, ठीक है ना। तो रिलेटिव इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जान लीजिए 65 में क्वेश्चन है विच वन इज कॉमन जेंडर नाउन। यहाँ पर कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है, तो कॉमन जेंडर नाउन जो कि क्या होता है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। ऑप्शन ए में टेबल, ऑप्शन बी में मास्टर, ऑप्शन सी में डॉक्टर और ऑप्शन डी में आपका क्या हो सकता है बुक। तो यहाँ पर आप गेस करना है कि कौन सा एक ऐसा पोस्ट है जिसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो आप लोग उस पोस्ट के बारे में जान सकते हैं। तो उसका पोस्ट जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो उसका पोस्ट आपका हो जाएगा सी। डॉक्टर जो है जेंट्स भी बनता है और लेडीज भी बनती है ना डॉक्टर, लेकिन हम लोग उनको डॉक्टरनी साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं ना। चलिए बहुत सुंदर, तो यही आपका क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट डज द वर्ड, यानी कह रहा है कि व्हाट डज द वर्ड टेस्टी इन लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेंसिटी मीन्स। यहाँ पर बोल रहा है कि टेस्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, डेंसिटी। यहाँ पर व्हाट डज द वर्ड एक वर्ड दिया गया है टेस्टी इन लॉन्ग ईयर एगो, लंबी समय से, बी मेड अ ट्राइस्ट डेंसिटी का मतलब आप लोग जानती होंगे घनत्व होता है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो लंबे समय से हम लोगों के बीच दोस्ती बना हुआ, इस तरह से भी एक अलग मीनिंग निकल सकता है। हिंदी मीनिंग कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी विश, ऑप्शन नंबर सी अफर्ट और ऑप्शन नंबर डी टू डिपेंड अपॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अपॉइंटमेंट का मतलब जानते हो नियुक्त करना होता है। जब आपका जॉब लगेगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, जिसको हम लोग ज्वाइन लेटर भी बोलते हैं, तभी तो आप जाकर जॉब कीजिएगा BCA ये नर्सिंग वाला में, PMCH में जाइएगा ना। तो इसी तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये आपका आ जाते हैं दोस्तों फ्रेजल से। आपका क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, टू बी टेकन अबैक, यानी कि अपने आप को पीछे करने का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है
टू गो बैक, पीछे चले जाना, बिकम वॉचफुल, अच्छी तरह से उसको देखना, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना, और डी का मतलब पजल थे, तो डी में आपका पजल थे। तो 67 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, सरप्राइज करना, किसी को सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब जानते हैं ना, अब आपका बर्थडे, आप किसी को गिफ्ट दीजिएगा, अब गिफ्ट दीजिएगा, अब उसको बताइएगा नहीं कि क्या देंगे, जब कोई नया चीज़ दीजिएगा तो उसको सरप्राइज होगा, तो डैट इज कॉल्ड सरप्राइज होता है, ठीक है ना, झटका लगना पीछे की ओर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हम लोग को पता करना है कि सही वर्ड कौन है, करेक्ट कौन है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए ABCD, सब में P दिखाई दे रहा है ना, तो मान के चलिए अभी तक सब सही है। फिर आपको सब में E दिखाई दे रहा है ना, फिर अभी तक सब सही है। 2 अक्षर तक हम लोगों ने देखा सही है। तीसरा में भी गए तो तीसरा वर्ड में भी मिल रहा है, चारों में, यहाँ तक भी सही है। चौथा में गए तो चौथों में S मिल रहा है, यहाँ पर भी सही है। अब देखिए आपका डिफरेंस नज़र आता है दोस्तों कहाँ पर, ए में आ गया, ए आ गया, बी में देखिएगा 5वां लेटर हम लोग देख रहे हैं, बी में आपका ई आ गया और सी में आपका ई आ गया। तो यहाँ पर जो आपका होता है ये दोनों आपका सी और डी गलत हो गया। उस समय दोस्तों आपका सी और डी क्या होता है, गलत होता है। अब बात करते हैं कि सर तो ए वाला होगा कि ई वाला होगा, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इसका आंसर ए होगा। पीसेंट का मतलब होता है सुहावना, मौसम सुहावना है, काश आज कितना मौसम सुहावना है, बोलते हैं ना सुहावना, एक फिल्म गाना में था, तो वही आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसेंट। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि यहाँ पर गलत वर्ड कौन लिखा गया है, तो ऑप्शन ए में है ट्रेजेडी, बी में है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपका सही लिखा हुआ है, हेरिडिटी आपका सही लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट भी आपका सही लिखा हुआ है, तो गलत कौन लिखा हुआ है, तो गलत ए लिखा हुआ है, जो कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए हम देखते हैं। दिस इज नॉट सिनोनिम ऑफ पॉइज, कह रहा है कि यह जो है पॉइज का सिनोनिम नहीं है, तो कौन जी, तो ए नंबर में बैलेंस हो गया, बी नंबर में आपका देख सकते हैं, तो बी नंबर में क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में फ्लोरिड हो गया, और सी नंबर में काल्म हो गया, और डी नंबर में कंपोजर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्लोरिड होगा। तो दोस्तों यही था आपका टोटल जो क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको 2021 का इंग्लिश का क्वेश्चन बता दिया है। अब आप लोग आगे जीके का देखें। तो चलिए दोस्तों हम लोग जीके के सवाल को करते हैं, है ना। जीके का सवाल नंबर 71 कहता है कि भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था दोस्तों, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस सब क्वेश्चंस को करवा दिया पिछले क्लास में, लेकिन सोचा कि जब वन शॉट आ रहा है 2021 का, तो वो भी क्वेश्चंस कराना इंपॉर्टेंट है। तो मैं छोटा छोटा आंसर बताता चलूँगा, है ना। 1961 ईस्वी में, है ना। यहाँ देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 72 की कौन सा एक मिलेट नहीं है, यानी कि मोटा अनाज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूँ। गेहूँ हमारा क्या है दोस्तों, मोटा अनाज नहीं, है ना। यहाँ पे गेहूँ हमारा मिलेट नहीं है। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 73 कि श्वेत हाथियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं। थाईलैंड दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में। देखिए बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर जीके का कैसे होगा, जीके का कैसे होगा। देखो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो ना 2021 का, देख रहे हो ना कैसा लेवल है। प्रेजेंट देखो, पीछे वाला क्या देखते हो यार, 2010 का क्या देखते हो। 2010 से और 2021 में अंतर ना है, सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो आप लोग सिलेबस चेंज काहे नहीं समझते हो, समझा करो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर में 1919 ईस्वी को, है ना। अगला सवाल दोस्तों कहता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया, तो 2005 को खेला गया था, है ना। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो टेरी सेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टेरी सेली ने, है ना। चलिए बैरोमीटर क्या नापता है, तो वायुमंडलीय दाब। अगला सवाल दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो 3000 BC में। कब हुआ था, 3000 BC में, नवपाषाण काल में। ठीक है, ये सब सवाल देख लीजिए, आप लोग देख करके जाइए। साल्क का टीके का आविष्कार किसने किया। देखिए आविष्कार एवं आविष्कारक से क्वेश्चन आएगा। साल्क का टीका किसके लिए है, तो साल्क का जो टीका है दोस्तों वह किसके लिए है, तो वह दोस्तों पोलियो के लिए। किसके लिए है, किसके लिए है, पोलियो के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले स्टूडेंट्स का सही होगा।
प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो वह दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है ना। इंडिगो विद्रोह कहाँ पर हुआ? ये सवाल देखिए, इंडिगो विद्रोह ये सब मैंने करवा दिया है ना। नील विद्रोह भी कहा जाता है बंगाल के लिए, है ना, बंगाल में हुआ था, किसानों के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो और भी सवाल है जिसको हम लोग कर ही लेते हैं। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 कहता है होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। धूम्रपान पर प्रथम प्रतिबंध लगाने वाला आयरलैंड। देखिए सब सवाल जो है ना वो आपका सटीक आंसर के साथ आएगा। आयरलैंड था, ठीक है, आयरलैंड था, जो कि दोस्तों 2004 में लगा दिया था। देखिए अगला सवाल है कि कहाँ के प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया? कहाँ के? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ के वो थे? तो अशोका विश्वविद्यालय के थे। कहाँ के थे? तो वो अशोका विश्वविद्यालय के थे, जिन्होंने प्रताप भानु मेहता ने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दिया, है ना। अगला सवाल दोस्तों 84 कहता है नोट्रेडम गिरजाघर कहाँ पर है? नोट्रेडम गिरजाघर कहाँ पे? जो कि सबसे पुराना है दोस्तों, फ्रांस में है। यह कहाँ पे है? फ्रांस में है सर, जो कि पेरिस में स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। नंदीग्राम कहाँ पे? देखिए ये भी सवाल है। नंदीग्राम दोस्तों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। सर ये सवाल कैसे पूछेगा? नंदीग्राम गांव के नाम पूछ दिया, ये सब बनेगा? देखो ये गांव फेमस है सर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की खूब चलती थी, लेकिन जानते कि ममता बनर्जी वहाँ के समझो तो एक तरह से भगवान है, कहीं हारवे नहीं करती थी, लेकिन इस गाँव से वो हारी थी, इसीलिए यह गाँव प्रचलित है, ठीक है, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल दोस्तों जैक रायन नाम के काल्पनिक चरित्र के रचयिता कौन है? ये भी सवाल मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टॉम क्लेरिंस, है ना, टॉम क्लेरिंसी। अगला सवाल दोस्तों निकारागुआ की राजधानी क्या है? तो निकारागुआ की राजधानी क्या है दोस्तों? मनागुआ। देखिए रिलेटेड देखिए, मनागुआ कौन सा शहर न्यूजीलैंड में नहीं है? देखिए ये सवाल आपसे नहीं बन सकता, ये मैं मानता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ो ना यार, हमको थोड़ा ना पूरा में पूरा लाना है। हमको कितना लाना है सर? 350 नंबर लाएंगे, PMCH में एडमिशन करवाएंगे, है ना। 350 नंबर लाएंगे, PMCH में एडमिशन करवाएंगे। तो अरे यार कम से कम 5-10 गो क्वेश्चन छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है? 5-10 गो क्वेश्चन छूटेगा, छूटे दो, छूटना भी जरूरी है। छूटना को चाहिए, तुक्का मार देना, सही होगा, नहीं होगा तो भाई वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है लास्ट में उसको करेंगे, तुक्का मारेंगे लास्ट में, लेकिन जो बन रहा है भाई उसको तो बनाना है ना। ये सब निकारागुआ ये सब तो आपको मैंने याद करवाया ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा, मैं मानता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा विले मस्ट्राइड, ये इस न्यूजीलैंड में नहीं है। अगला सवाल दोस्तों ये बताइए, ये सवाल नहीं बनेगा, बर्मा का वर्तमान नाम म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है ना। ये देखिए अगला सवाल देख लीजिए, 90 नंबर कहता है और लास्ट कहता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो बताइए, ये भी सवाल नहीं बनने वाला है सर, सरयू नदी के किनारे। ऐसा जीके में मेरे ख्याल से लगता है कि 2 ही क्वेश्चन होगा, 2 से 3 क्वेश्चन मानते हैं, चलो 2 से 3 क्वेश्चन मानते हैं जो आपसे नहीं बनने लायक है, फिर भी तुक्का मार सकते हैं सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इस क्लास को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसा लगा, है ना। 1 शॉर्ट वीडियो था दोस्तों, आप सभी के लिए मेहनत किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।